एपिसोड की शुरुआत में टियान देखता है कि कबर्ड में चान बैठी हुई थी। उसकी माँ पूछने लगती है कि वो क्या देख रहा है, पर टियान अपनी माँ को नहीं बताता कि कबर्ड में चान बैठी है। वो बस उनसे कहता है कि मैं आपसे इस बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, और बाहर चला जाता है। उसके बाद यांग चांग से पूछता है कि आखिरकार वो टियान के रूम में इस तरह छुपते छुपाते क्यों गई थी। पहले तो वो झूठ बोलने लगती है कि वो वहाँ नुआन को ढूंढने गई थी, पर उसका झूठ बहुत जल्दी ही पकड़ा जाता है। यांग उसे बहुत डांट लगाता है और उससे कहता है, आपकी इस हरकत की वजह से मुझे शर्मिंदगी हुई है। वो टियान से कहता है, अपनी माँ की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। टियान चान से कहता है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, पर प्लीज़ आगे से ऐसा मत करिएगा। चान यांग से कहती है, तुमने देखा वो मुझसे बिल्कुल नाराज़ नहीं है और तुम हो कि मुझे डांटे ही जा रहे हो। तो यांग कहता है कि आपको नज़र नहीं आता, उसका दिल बहुत अच्छा है, वो काइंड है, इसलिए वो आपसे नाराज़ नहीं है। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं तो जाकर सीधा मैडम को बता देता। चान कहती है, तुम मेरे बेटे हो या फादर हो? यांग कहता है, आपको टियान से सॉरी बोलना होगा, नहीं तो मैं अभी मैडम को जाकर सब कुछ बता दूंगा। चान को ना चाहते हुए भी टियान से सॉरी कहना पड़ता है। दूसरी तरफ मर्द को बाकी सारी नौकरानियों से पता चलता है कि मैडम ली ने टियान का रिश्ता किसी ब्यूटीफुल सी लड़की के साथ तय कर दिया है, और वो सब लोग मर्द से कहने लगते हैं कि टियान को पाने का अपना सपना तुम बिल्कुल भूल जाओ। मर्द कहती है, मैं जानती हूँ ये वही लड़की है ना जिसके फादर ने अपना घर गिरवी रख दिया है। मुझे पता है कि ये क्यों टियान से शादी करना चाह रही होगी, और अगर ये शादी कर भी लेती है तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं टियान की सेकेंड वाइफ बनकर भी खुश हूँ। मर्द रात के समय छुपते छुपाती एक जगह जाती है। अब हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ जापानीज सोल्जर्स को सर्व कर रही थीं। वहाँ की ओनर और कोई नहीं बल्कि 5 फैमिली एसोसिएशन में से साई फैमिली की लीडर शाओ तोंग थी। शाओ तोंग जापानीज कमांडर से कहती है, हमने आपके लिए मोस्ट ब्यूटीफुल लड़कियों का इंतज़ाम किया है, आप चाहें तो हम इन्हें किमोनो भी पहनाएंगे। वो जापानीज कमांडर कहता है, यहाँ की लड़कियाँ सुंदर हैं, पर मेरी जापानीज वुमेन के सामने कुछ नहीं। शाओ तोंग सोचने लगती है, तो फिर तुम अपने जापानी क्यों वापस नहीं लौट जाते? वो मन में कह रही थी, जब तक वार खत्म नहीं हो जाती मुझे ये सब करना होगा, वरना मेरा रेस्टोरेंट तो बिक ही जाएगा। तभी उसकी कुछ लड़कियां आकर उसे एक न्यूज़ देती हैं। मर्द रात के समय उसी से मिलने आई थी। शाओ तोंग उससे पूछती है, जो काम तुम्हें दिया गया था वो हो गया? तो मर्द कहती है, अभी नहीं हुआ है। शाओ कहती है, वॉर के ये समय में मेरे रेस्टोरेंट में केवल जापानीज विजिट करने के लिए आते हैं। मिस्टर मा हमारे टी हाउस को भी हड़पने की फिराक में है। अगर किसी को पता चला कि मैंने अपने रेस्टोरेंट को सपोर्ट करने के लिए मनी बोरो की है, तो मुझे तो 5 ड्रैगन्स एसोसिएशन से निकाल ही दिया जाएगा। मर्द कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी टियान के साथ सोने का। एक बार मैं उसकी वाइफ बन गई ना, फिर मैं आपके टी हाउस को सपोर्ट करूंगी। शाओ कहती है, काश ऐसा ही हो। मैं जब भी 5 ड्रैगन्स एसोसिएशन की मीटिंग अटेंड करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, जैसे उन लोगों की नज़रों में कोई मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो मेरी कोई परवाह ही ना करते हों। जब भी मैं कोई ओपिनियन देती हूँ तो मेरी कोई भी नहीं सुनता। मर्द कहती है, आप बिल्कुल परवाह मत करिए, आपकी रेपुटेशन मैं वापस लेकर आऊँगी। आपने मेरी तब मदद की थी जब किसी ने भी मदद नहीं की। जब मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, तब आपने ही मुझे संभाला था। बस एक प्रॉब्लम है, मैंने सुना है कि मैडम ली ने टियान के लिए कोई लड़की ढूंढ ली है उसकी शादी कराने के लिए। शाओ कहती है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तुम्हारे पास फिर भी मौका होगा टियान को सर्व करने का, और मुझे पता है कि तुम जिसके साथ भी सोओगी उसे अपना दीवाना बना लोगी। बस वो सारी ट्रिक्स आजमाना जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। मर्द कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं हमारी बहनों को भूखा नहीं मरने दूंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैडम ली भी हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझे टियान को सर्व करने से रोका नहीं था, बल्कि मुझे उसके पास भेजा था। ये सुनकर शाओ शॉक्ड होते हुए कहती है, मैडम ली ने तुम्हें टियान के पास भेजा था? ये तो बहुत अजीब है। ली टियान से बहुत प्यार करती है और उसे एक ममाज बॉय की तरह ट्रीट करती है, फिर वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे इस बात में कोई ना कोई गड़बड़ तो लगती है, तुम जरा संभल कर रहना। अगली सुबह पिन टियान से मिलने के लिए आई हुई थी। वो टियान की माँ से कहती है, मैं चाहती थी कि टियान मुझे आसपास कॉफ़ी शॉप घुमाने ले चले, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। टियान की माँ तुरंत टियान को बुलाती है और उसे पिन के साथ कॉफ़ी पर जाने के लिए कहती है। टियान पहले मना कर देता है तो ली उससे कहती है, मैं ऑलरेडी पिन को प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि तुम उसके साथ कॉफ़ी पर जाओगे, क्या तुम मेरे प्रॉमिस का मान नहीं रखोगे? ये सुनकर टियान पिन के साथ कॉफ़ी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यांग भी उनके पीछे पीछे आता है। यांग को देखकर पिन कहती है, हम किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, तो तुम्हें हमारे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यांग पिन से कहता है, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गई तो मैं टियान को बता दूंगा कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं। पिन को ना चाहते हुए भी यांग को अपने साथ चलने के लिए हाँ करना पड़ता है। तीनों कॉफ़ी शॉप पर बैठे हुए थे। यांग बार बार टियान और पिन के बीच में आ रहा था।
तभी टियान उस लड़के को बाहर जाते हुए देखता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो लड़का किसी का पीछा कर रहा था। टियान यांग से कहता है, तुम यहाँ पिन के साथ बैठो, मैं अभी आता हूँ। टियान उस लड़के का पीछा करता है पर अचानक वो बीच में कहीं गिर जाता है। उस लड़के को पता चल जाता है कि टियान उसका पीछा कर रहा है। वो जानबूझकर टियान से बचकर वहां से चला जाता है, पर टियान उसका पीछा करना बंद नहीं करता। पिन टियान के वापस आने का इंतजार कर रही थी। यांग उससे कहता है, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही हो? तो पिन कहती है, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस नहीं करना। यांग कहता है, बल्कि तुम्हें तो मुझे अपना दोस्त बना लेना चाहिए, क्योंकि मैं टियान के सबसे ज्यादा करीब हूँ। वो मेरी बातें जरूर सुनता है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो पिन उससे कहती है, तुम मेरी मदद करोगे? जब से तुम आए हो तुम बार बार मेरे और टियान के बीच में ही पड़ रहे हो। तुम्हें यहाँ हम दोनों के साथ आने की क्या जरूरत थी? यांग कहता है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तुम्हारा घर गिरवी रखा हुआ है ना, इसीलिए तुम टियान से शादी करना चाहती हो क्योंकि उसके बाद सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पिन कहती है, मैडम ली ऑलरेडी मुझे टियान के लिए पसंद कर चुकी हैं। तुम्हें लगता है कि तुम हम दोनों के रिश्ते को रोक पाओगे? यांग कहता है, मुझे पता है कि ये डिफिकल्ट है, इसलिए मैं पहले तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई टियान उसी इंसान से शादी करे जिससे वो प्यार करता है और उसी के साथ खुश रहे। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके के स्ट्रेस में आकर कोई डिसीजन ले, और यही मैं तुम्हारे लिए भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। पैसों के लिए इस तरह अपनी डिग्निटी मत बेचो। पिन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो यांग के मुंह पर पानी मारकर चली जाती है। यांग उसका पीछा करता है। पिन की अचानक हील टूट जाती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। यांग उसकी मदद करने के लिए कहता है पर पिन मना कर देती है। तभी यांग जबरदस्ती उसे गोद में उठा लेता है। वो उसे एक जगह लाकर बैठा देता है और उसकी पैर की मोच ठीक करने लगता है। वो उससे कहता है, तुम खुद सोचो, क्या मैंने जो भी कुछ कहा वो गलत है? अगर तुम वही फॉलो करोगी जो तुम चाहती हो, इससे तुम भी खुश रहोगी। पिन कहती है, तुम ये सब कुछ बड़ी आसानी से इसीलिए कह सकते हो क्योंकि तुम्हारे सर पर किसी भी तरीके का बर्डन नहीं है। जरा अपने भाई के बारे में सोचो। तुम्हारे भाई और मुझे, हम दोनों को ही हमारी फैमिली के ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर हमारे बस में होता तो हम वही करते जो हमारा दिल चाहता है, वरना कोई भी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबना नहीं चाहता। और हाँ, जैसा कि तुमने कहा, मेरे पास कोई डिग्निटी नहीं है। हाँ ठीक है, मैं मान लेती हूँ, पर चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कहो, तुम कितना भी इंटरफेयर क्यों ना करो, पर मैं जो चाहती हूँ वो मैं करके रहूंगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर पिन वहां से चली जाती है। टियान उस लड़के का पीछा करते करते एक जगह आ जाता है। उस लड़के को पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो अपने हाथ में नाइफ निकाल लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। पर जैसे ही टियान मुड़ता है, टियान का फेस देखकर वो लड़का नाइफ हटा देता है। अचानक टियान का पैर फिसलता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। दोनों काफी समय तक एक दूसरे की तरफ ऐसे ही देखने लगते हैं। तभी वो लड़का तुरंत उठता है। टियान देखता है कि उस लड़के के उसी चोट पर फिर से खून बह रहा था। टियान उससे कहता है, तुम्हें खून बह रहा है। वो तुरंत उसके हाथ पर पट्टी कर देता है। वो उससे कहता है, ये वही चोट है ना जो तुम्हें तब लग गई थी जब तुम मेरी मदद कर रहे थे? ये वाउंड खुल गया है, तुम्हें इसका ठीक से ख्याल रखना होगा। क्या वो जापानीज सोल्जर्स अभी भी तुम्हें फॉलो कर रहे हैं? अगर वो तुम्हें अभी भी फॉलो कर रहे हैं और तुम्हें कोई छुपने की जगह चाहिए हो तो तुम मेरे घर पर आ सकते हो। मेरा घर सॉन्ग फैमिली के वेयर हाउस के जस्ट पास में ही है। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम तुरंत मुझे विजिट करने आ जाना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो वो लड़का उससे कहता है, थैंक्स। जब वो उठकर जाने लगता है तो टियान उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मेरा नाम टियान है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़का कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, शायद हम दोनों को एक दूसरे से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। जब भी हम मिलते हैं तब भी मुझे इंजरीज हो जाती है। वो उठकर जाने लगता है तो टियान की अचानक शर्ट फंस जाती है। वो लड़का अपना नाइफ निकालता है और उसकी शर्ट वहाँ से निकालने लगता है। टियान उसकी तरफ ही देखता रहता है। तभी यांग टियान को ढूंढते हुए वहाँ आता है। टियान उसे थैंक्स कह रहा होता है, तभी यांग वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों तुरंत खड़े हो जाते हैं। टियान यांग से कहता है, ये वही है जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। मैंने इसे आज देखा तो मैं इसे थैंक्स कहने चला आया। हालांकि यांग को थोड़ा थोड़ा डाउट हो जाता है। जब टियान घर आता है तो अपने उसी फटे हुए शर्ट की टुकड़े की तरफ देखने लगता है और उसी लड़के को याद करने लगता है। यांग अभी भी सोच में पड़ा हुआ था। अब उसे बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें याद आ रही थीं। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों टियान ओपेरा हाउस की एक्ट्रेस की तरह बिहेव करता था और क्यों एक दिन आंट ली ने उसे इतना ज़्यादा मारा था। यांग को पाओ की कही हुई सारी बातें भी याद आती हैं जब उसने कट स्लीव्स के बारे में बताया था।
अब यांग को यकीन हो गया था कि ट्यान भी एक कट स्लीव यानी कि गे है। वो तुरंत ट्यान के पास भागा हुआ जाता है और उसे गले लगा लेता है। ट्यान उससे कहता है, यांग, अचानक तुम्हें क्या हुआ? क्या डैड ने तुम्हें डांट लगाई है और तुम मेरी मदद चाहते हो? यांग उससे पूछता है, ट्यान, क्या तुम थक गए हो? ट्यान उससे कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं थक गया हूँ तो क्या तुम जॉब के बारे में सीखोगे और फादर की मदद करोगे? यांग उससे कहता है, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। ट्यान कहता है, थैंक यू सो मच यांग, पर प्लीज़ अब तो मुझे बताओ कि फादर ने तुम्हें क्यों डांटा? यांग उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे फिर से गले लगा लेता है। वो जापानीज सोल्जर जिसका वो आदमी पीछा कर रहा था, वो एक आदमी से बात करने लगता है। वो लड़का उन लोगों की बातें सुन रहा था। वो जापानी सोल्जर कहता है, मिस्टर मा कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। आई थिंक हमें उन पर अटैक कर देना चाहिए। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो लड़का उस पर अटैक कर देता है और वो सीधा मिस्टर मा के पास आता है। वो उनसे कहता है, आपका काम हो गया है। माँ उससे कहता है, अच्छा है कि वो मारा गया। मैंने उसे इतनी रिश्वत दी थी, फिर भी वो इतना लालची बन गया कि मेरे बिजनेस सीक्रेट्स जाकर दूसरों को बता रहा है। लकीली मेरे एक आदमी को पता चल गया और उसने मुझे पहले से बता दिया, वरना मेरा बिजनेस तो ठप ही पड़ जाता। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर तुम मेरे लिए ऑफिशियली कब से काम करना शुरू करोगे? इस बात पर वो लड़का कहता है, मैं किसी भी तरीके की कमिटमेंट नहीं देना चाहता, इसलिए मेरा इसी तरह काम करना ठीक है। माँ उससे कहता है, तुमने पूरे दिन काम किया है, तुम बहुत थक गए होंगे। तुम्हारी बहन अब कैसी है? तो वो लड़का कहता है, जो मेडिसिन आपने दी थी उसे लेने के बाद अब वो पहले से बहुत बेहतर है। माँ उसे और भी मेडिसिन देते हुए कहता है, जैसे ही ये मेडिसिन खत्म हो जाए तुम मुझसे और भी लेने के लिए आ सकते हो। वो लड़का उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वो अपनी बहन के पास आता है जिसका नाम जियो था। वो उससे पूछता है, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? तो जियो उससे कहती है, वो दवा खाने के बाद अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ और मुझे जॉइंट्स में पेन भी नहीं हो रहा। दिन में काम करूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी। वो लड़का उससे कहता है, मैं तुम्हें जल्दी ही एक अच्छे डॉक्टर पर ले जाऊंगा, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तभी उनका छोटा भाई कहता है, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर सब लोगों को ट्रिप पर लेकर जाऊंगा। रात के वक्त वो उसी हैंकी को देखने लगता है जो ट्यान ने उसे दिया था। ट्यान का फेस बार बार उसके सामने आता है और वो मुस्कुराने लगता है। अगले दिन ट्यान की माँ सॉन्ग से कह देती है कि ट्यान शादी के लिए तैयार है और उसे पिन काफ़ी पसंद है। जब टिन वहाँ आता है तो सॉन्ग उससे कहता है, हम सोच रहे हैं कि जल्दी ही एक फॉर्चून टेलर को बुलवा लें जिससे तुम्हारी शादी की डेट निकलवाई जा सके। ये सुनकर ट्यान एकदम शॉक्ड रह जाता है। सॉन्ग कहता है, तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम्हें पिन काफ़ी अच्छी लगी है, तो मुझे लगता है कि हमें शादी के लिए भी ज़्यादा लेट नहीं करनी चाहिए, जिससे जल्दी ही तुम्हारे बच्चे होंगे और मैं तुम्हें अपनी पोजीशन दे सकूंगा। ये सब सुनकर ट्यान कहता है, पर मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, मैं वर्क पर ध्यान देना चाहता हूँ, और रही मैरिज की बात तो हम तब तक डेट कर सकते हैं। ट्यान की माँ कहती है, तुम्हें शादी करनी होगी, उसके बाद ही तुम्हें अपने फादर की पोजीशन मिल पाएगी, और अपनी शादी के बाद भी तो तुम वर्क पर ध्यान दे सकते हो ना। तभी सॉन्ग कहता है, कोई बात नहीं, अगर अभी तुम रेडी नहीं हो तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, वैसे भी एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही है। ये सारी बातें नुआन चान को आकर बताती है और कहती है, शादी की डेट से ट्यान सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था, शायद उसके और उसकी माँ के बीच में आर्ग्यूमेंट भी चल रही है। तो चान कहती है, हमें जल्दी से उनकी बातें सुननी चाहिए। ट्यान अपनी माँ के पास आकर गुस्से में कहता है, आपको शादी की इतनी जल्दी है कि आपने फादर से झूठ तक कहा, क्या आप थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? तो उसकी माँ कहती है, किसका इंतजार करूं? उस दिन का जिस दिन तुम सबको बता दोगे कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, या फिर उस दिन का इंतजार करूं जिस दिन चान सब कुछ अपने बेटे के हवाले करवा देगी। ट्यान कहता है, मुझे पता है कि मुझे इस पोजीशन को पाने के लिए शादी करनी होगी, मैंने आपसे मना नहीं किया है, पर आपको इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? ली कहती है, एक बार जब तुम्हें ये पोजीशन मिल जाएगी तो कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कह पाएगा। ट्यान कहता है, आपके कहने का मतलब है एक बार अगर मैं शादी कर लेता हूँ और ये पोजीशन हासिल कर लेता हूँ तो मैं वो बनकर रह सकता हूँ जो कि मैं हूँ? ली कहती है, नहीं, ये तुम कभी किसी को नहीं बता सकते कि तुम क्या हो। जाबी कहती है, ट्यान, तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए। ट्यान कहता है, इसका मतलब मुझे जिंदगी भर लोगों से ये झूठ बोलना होगा? ली कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हारे जैसे लोग भी शादी कर सकते हैं और बच्चे कर सकते हैं। ट्यान कहता है, हाँ, ये बात सच है, मेरे जैसे होमोसेक्सुअल की शादी हो सकती है और बच्चे भी हो सकते हैं, पर ये मैं नहीं चाहता मदर, मैं शादी करना नहीं चाहता। ये सारी बातें डोंग सुन लेता है और डोंग को पता चल जाता है कि ट्यान एक होमोसेक्सुअल है। तभी थोड़ी सी आवाज़ होती है। जियार ली को पता चल जाता है कि कोई छुप छुप कर उनकी बातें सुन रहा है। जिया चाय का कप उठाती है और उस तरफ फेंक देती है।
डोंग के ऊपर गरम गरम चाय गिर जाती है पर वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता। जिया इससे पहले कि उसे पकड़ पाती डोंग वहाँ से भाग जाता है। डोंग सोचने लगता है तो टियान एक गे है, उसे लड़के पसंद हैं, ये बात तो सबको बताने लायक है। तभी वो वहाँ से न्वान और चान को जाते हुए देखता है और उससे कहता है मुझे आपसे कुछ काम है। चान उससे कहती है मेरे पास इतना फालतू समय नहीं कि मैं तुमसे बात करूँ। डोंग कहता है मैं आपको टियान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तभी चान एकदम रुक जाती है। डोंग कहता है मुझे एक ऐसी बात पता है जिससे टियान को लीडर पोजीशन से तुरंत हटा दिया जाएगा। तो चान कहती है इसका मतलब तुम्हें उसका सीक्रेट पता चल गया है, फिर किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी मुझे बताओ। डोंग कहता है लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो चान कहती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगी। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ली और जान वहाँ आ जाते हैं। वो डोंग के फेस पर चाय फैली हुई देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो डोंग ही था जो उनकी बातें सुन रहा था। ली डोंग से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। चान कहती है पर मैं उससे बातें कर रही थी, मुझे उससे कुछ काम है। तो ली उससे कहती है डोंग तुम किसकी बातें सुनोगे, एक मिस्ट्रेस की या फिर मेरी। डोंग ली के साथ चला जाता है। चान और न्वान उन लोगों की बातें सुनने के लिए जाते हैं। ली डोंग से पूछती है तुम चान को क्या बताने वाले थे, तुम्हें क्या पता चला है। चान और न्वान उनकी बातें सुनने की पूरी कोशिश कर रहे थे पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। डोंग कहता है मैंने सुन लिया है, मिस्टर टियन ने कहा कि वो एक होमोसेक्सुअल है। आपको तो याद ही होगा कि मिस्टर झांग के साथ क्या हुआ था जब लोगों को पता चला था कि वो एक होमोसेक्सुअल हैं। उन्हें सुसाइड तक करनी पड़ी थी। तो आपने सोचा है कि टियन के साथ क्या होगा, टियन को तो लीडर पोजीशन से भी हटा दिया जाएगा। ली कहती है अब मैं समझ गई, तो तुम ये सारी बातें चान को बताने के लिए गए थे। डोंग कहता है हाँ सबको पता होना चाहिए ना, वरना फैमिली का नाम खराब होगा। ली कहती है ये दिखावा मत करो कि तुम्हें फैमिली के नाम की चिंता है, तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो। पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे वर्कर की बात पर कोई विश्वास करेगा, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। डोंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे बस ये बात सब तक पहुंचानी है कि टियान एक होमोसेक्सुअल है, उसके बाद सब लोग अपने आप ही सच निकलवा लेंगे। एक बार सच सामने आया तो सॉन्ग फैमिली का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। ली उससे कहती है चांद तुम्हें पैसे देने वाली थी ना, मेरे पास चांद से बहुत ज्यादा पैसे हैं, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। डोंग हंसने लगता है और उससे कहता है आप मेरा मुंह बंद कराने के लिए मुझे पैसे दे रही हैं, इसका मतलब ये बात पक्की है कि टियान का सीक्रेट एकदम सच है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छे से सोचने लीजिए कि मुझे आपसे कितने पैसे लेने चाहिए। ऐसा कहकर डोंग वहां से चला जाता है। जिया उसे रोकने की कोशिश करती है पर डोंग जिया को भी धक्का दे देता है। डोंग सीधा मड के पास आता है और उससे कहता है तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम जो चाहोगी मैं वो तुम्हें खरीद कर दूंगा। मड उससे कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं यही रहूंगी, अगर मिस्टर टियन को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें सर्व करने के लिए जाऊंगी। तो डोंग उससे कहता है तुम अभी भी टियन के पीछे पड़ी हो, टियन को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मड उससे कहती है मुझे पता है उनका रिश्ता पक्का हो गया है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी वाइफ बनने से ज्यादा अच्छा मैं उनकी मिस्ट्रेस बनना पसंद करूंगी। ऐसा कहकर मड वहां से चली जाती है। सीन चेंज होता है। बुआ टियन से कह रही थी अगर तुम्हें पिन पसंद नहीं है तो तुम अपनी माँ को बता दो कि तुम्हें किस तरीके की लड़की पसंद है, फिर वो तुम्हारे लिए उसे ही ढूंढेगी। तभी यांग कहता है अगर टियन अभी शादी के लिए तैयार नहीं है तो हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। टियन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारी लाइफ में अभी और भी बहुत कुछ है जो हमें करना है, तो फिर हम शादी के बारे में अभी से क्यों सोचें। बुआ कहती है लेकिन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग तुम अगर अपने फादर की पोजीशन चाहते हो तो तुम्हें शादी करनी होगी। यांग कहता है अगर ऐसा है तो टियन पहला ऐसा लीडर बनेगा जिसकी शादी नहीं हुई है और बच्चे नहीं हुए हैं। बुआ कहती है आज नहीं तो कल टियन को शादी करनी ही है, फिर देर किस बात की करनी। एक ना एक दिन वो ऐसी वुमन से मिल ही जाएगा जिसे वो पसंद करता है, उसके साथ शादी करेगा और फिर उसके बच्चे भी होंगे। यांग कहता है जरूरी नहीं कि सब शादी करें टियन, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, अभी हम फ्यूचर की बातें नहीं करेंगे, अभी हम केवल प्रेजेंट की बातें करेंगे। और रही टिन की बात तो उसे मेरे ऊपर छोड़ दो, उसे तो मैं हैंडल कर लूंगा, मैं उसे इतना टीज करूंगा कि वो खुद ही ये सब छोड़कर अपने प्लेस वापस चली जाएगी। बुआ कहती है अगर चांद को पता चला ना कि तुम इस तरह टियन की मदद कर रहे हो तो वो तुम्हें बहुत डांटेगी। यांग कहता है नहीं, और वैसे भी मेरी माँ खुद नहीं चाहती कि टियन की शादी हो। रात के समय न्वान और चान मिलकर डोंग को पैसे ला कर देते हैं। चान उससे कहती है तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, अब मुझे सीक्रेट बताओ। डोंग पैसे देखने के बाद कहता है सीक्रेट, कैसा सीक्रेट, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो चान कहती है तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं ना, तो बताओ मुझे तुम्हें कितने पैसे चाहिए। डोंग कहता है वो एक ऐसा सीक्रेट है जिससे सब कुछ बदल सकता है, अगर तुम्हारे पास उस सीक्रेट को खरीदने के पैसे नहीं है तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं। ऐसा कहकर डोंग चला जाता है। चान नुआन से कहती है मैडम ली ने इसे और भी ज्यादा पैसे देकर जरूर खरीद लिया होगा।
जिया ये सब कुछ देख लेती है। वो डोंग से कहती है, मैंने देखा कि तुम चांद से पैसे ले रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम चांद से पैसे नहीं लोगे और उसे सच नहीं बताओगे। तुम हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करोगे। डोंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम लोग ये मत सोचो कि तुमने मुझे खरीद लिया है। मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। अगर तुम लोग मुझे इनफ मनी नहीं दे पाए तो मैं अपना मुंह खोल दूंगा और सबको बता दूंगा। अगले दिन यांग पिन के घर पहुंचता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो पिन से कहता है कि जियान तुम्हें पसंद नहीं करता। तो पिन उससे कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि जियान मुझे पसंद नहीं करता? तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। मुझे पता है कि मैं बाकी लड़कियों की तरह क्यूट या स्वीट नहीं हूँ, पर इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि जियान मुझे पसंद ना करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जियान की ऑलरेडी कोई लवर है? इसका मतलब मुझे जियान को उससे अलग करना होगा। पर मैं एक बुरी औरत नहीं बनना चाहती। ये सुनकर यांग कहता है, तुम क्या क्या बोले जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो पिन कहती है, फिर जियान मुझे क्यों पसंद नहीं करेगा? अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं गैस करती रहूं? कहीं जियान का ऑलरेडी कोई बेबी तो नहीं है? यांग उससे कहता है, बस अब बंद भी करो, तुम कुछ भी बोले जा रही हो, मैं थक चुका हूँ। पिन हंसने लगती है। उसे हंसता हुआ देखकर यांग भी हंसने लगता है। टियन के पास एक आदमी आकर कहता है, मिस्टर टियन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, आपको जल्दी ही चलना होगा। टियन बाहर जाता है तो देखता है डोंग एक आदमी को पीट रहा था और उससे कह रहा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं तुम्हारी बीवी को हैरेस कर रहा था। टियन जब ये सब देखता है तो डोंग से कहता है, डोंग अभी के अभी रुक जाओ। डोंग फिर भी नहीं रुकता तो टियन उसे धक्का मारकर अलग कर देता है। टियन उसे कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम तमीज से बात क्यों नहीं कर रहे हो? मारपीट करने की क्या जरूरत है? डोंग कहता है, इस आदमी ने कहा कि मैंने इसकी वाइफ को टच किया। वो आदमी कहता है, हाँ, इसने मेरी वाइफ की बैक साइड पर टच किया था, सबने देखा। डोंग कहता है, उसके पीछे कुछ गंदगी लगी हुई थी तो मैं बस साफ कर रहा था। टियन कहता है, तुमने उसे टच किया, वो भी सबके सामने, फिर भी तुम झूठ कह रहे हो कि तुमने ऐसा नहीं किया। अब बहुत हो चुका है डोंग। पास्ट में मैं तुम्हारे साथ बहुत काइंड रहा हूँ। तुमने यहाँ चोरी की, छोटी छोटी बातों पर इश्यूज बनाए। अगर मैंने तुम्हें आज भी छोड़ दिया तो तुम सबके लिए एक बुरे एग्जाम्पल बनोगे। इसलिए अब से तुम सॉन्ग फैमिली में काम नहीं करोगे। डोंग फिर भी गुस्से में उससे कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे निकाल सको? टियन उसका सारा सामान पैक करवा कर फेंक देता है और उससे कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी ली और जान वहाँ आते हैं। ली कहती है, टियन, मैंने सुना कि तुमने डोंग को फायर कर दिया है। टियन कहता है, डोंग ने एक वर्कर को सबके सामने हैरेस किया। ये मेरे साथ भी बहुत एग्रेसिव पेश आ रहा था। अगर मैंने इसे नहीं निकाला तो ये सबके लिए एक बुरा एग्जाम्पल बनेगा। ली कहती है, तुम्हें काम डाउन होना होगा टियन, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी। डोंग हमारे यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहा है, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। वो डोंग से कहती है, अपना सारा सामान पैक करो और अपने रूम में वापस जाओ। डोंग जाते जाते फिर से उस लेडी की बैक पर स्लैप करता है और हंसते हुए वहाँ से जाता है। टियन सीधा बुआ के रूम में आता है। बुआ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया हुआ था। टियन का मूड ऑफ हुआ देखकर यांग भी वहाँ आ जाता है। यांग उससे कहता है, मैंने सुना डोंग ने क्या किया, चलो अभी के अभी हम डोंग के पास चलते हैं और उससे अच्छे से लड़ाई करते हैं। बुआ उन्हें रोकने लगती है और यांग से कहती है, अगर मिस्टर सॉन्ग को पता चला कि तुम फिर से फाइट करने गए हो तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जाने से पहले अपना हुलिया बदल लेना चाहिए। यांग जाकर अपने चेहरे पर काली पोतने लगता है और कहता है, अब तो मैं पहचान में नहीं आ रहा हूँगा ना। उसको देखकर टियान हंसे जा रहा था। तभी टियान उसकी तरफ एक रोप फेंक देता है और यांग डर के मारे भागने लगता है। टियान हंसते हुए कहता है, तुम एक रोप से तो डर रहे हो, उससे जाकर क्या लड़ोगे? यांग कहता है, तुम्हें पता है कि मुझे स्नेक से डर लगता है, फिर भी जानबूझकर तुमने मेरी तरफ ये रोप फेंकी। पर कोई बात नहीं, तुम मुस्कुराए और खुश भी हो गए, तो इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। बुआ भी कहती है, टियान अब तो तुम खुश हो ना? टियान कहता है, हाँ, पर एक बात है जो अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही है। मॉम ने डोंग का साथ क्यों दिया, जबकि मॉम को भी पता है कि वो कितना एग्रेसिव हो रहा था। ऐसा मॉम कभी नहीं करती। यही बात नुआन भी चान से कहती है, मैडम ली ने डोंग को कैसे रख लिया? अगर पास्ट की बात होती तो वो तो अब तक उसे निकाल बाहर करती। चान कहती है, मैं भी यही सोच रही थी, ये बात उसी सीक्रेट से रिलेटेड होगी जो डोंग को पता चल गया है। तभी चान एक ब्रोच निकालती है। नुआन कहती है, ये तो आपका फैमिली ब्रोच है ना, कहीं आप इसे डोंग को देने का तो नहीं सोच रही ना? चान कहती है, मुझे डोंग को इसी ब्रोच से खरीदना होगा, ये मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग है मेरे पास। नुआन कहती है, पर आप ऐसा नहीं कर सकती, ये आपके फादर ने आपको मरने से पहले दिया था और आपने ही तो कहा था कि आप ये यांग की होने वाली वाइफ के लिए रखेंगी। चान कहती है, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिया ली को बीटल ऑर्किड्स दिखाते हुए कहती है, हमें अब इनका इस्तेमाल करना होगा।
ली उससे कहती है क्या इन्हें यूज़ करना ज़रूरी है? तो जिया कहती है हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। चान उस ब्रोच को लेकर डोंग के रूम में जाती है तो वो देखती है डोंग अपने रूम में था ही नहीं। डोंग बाहर गया हुआ था जहाँ पर जिया और ली भी थे। डोंग उनसे कहता है आप दोनों ने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया है? ली उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है तुम आज टियान के साथ बहुत एग्रेसिव थे, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। इन पैसों को लो और यहाँ से गायब हो जाओ। डोंग कहता है क्या मुझे यहाँ से गायब होना ज़रूरी है मैडम? ये पैसे तो मैं कुछ ही दिनों में खर्च कर दूंगा। इन्हें खर्च करने के बाद आप मेरे लिए और पैसों का इंतज़ाम करके रखिएगा। दूसरी तरफ जिया अपनी पॉकेट से वही बीटल ऑर्किड्स निकाल रही थी। ली कहती है मैंने तुम्हें एक मौका दिया था डोंग। जिया तुरंत वो बीटल ऑर्किड्स डोंग के ऊपर डाल देती है और डोंग को सडनली कुछ नहीं दिखाई देता। जिया अपने हाथ में नाइफ निकाल लेती है। वो डोंग को मारने वाली होती है पर डोंग उसे धक्का दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिया भी डोंग के पीछे पीछे जाती है। दूसरी तरफ नुयान और चैन भी डोंग की तरफ चले आ रहे थे। डोंग जब उन्हें देखता है तो उन्हें आवाज़ लगाने लगता है पर उन तक डोंग की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। तभी नुयान और चैन बुआ को भी वहां देख लेते हैं। वो बुआ से पूछते हैं कि क्या उन्होंने डोंग को देखा है पर बुआ उन्हें मना कर देती है। बुआ उनसे कहती है मेरा एक कपड़ा खो गया था तो मैं बस उसे ही ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। नुयान कहती है तुम झूठ कह रही हो, तुम मैडम ली की साइड हो, तुमने डोंग को देखा ही होगा। डोंग जैसे ही उसे आवाज़ लगाने ही वाला होता है तभी जिया पीछे से आती है और उस पर हमला कर देती है। डोंग की आवाज़ सुनकर चान उस तरफ दौड़ती है। चान और नुयान बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें डोंग नहीं नजर आता। नुयान कहती है आपको गलतफहमी हुई होगी, मैंने तो डोंग की आवाज़ भी नहीं सुनी। दूसरी तरफ जिया ऑलरेडी डोंग को मार चुकी थी। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।